नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे इस चैनल के माध्यम से स्वागत हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे ईरान, यूनानी एवं रोमन यात्रियों के विवरण के बारे में। मतलब वो लोग जो आए थे तो आने के दरमियान अपने क्या-क्या विवरण प्रस्तुत किए हैं, उनके अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। भारत का विदेशों से प्राचीन काल से संबंध रहा है। मतलब पुराने समय से ही भारत का विदेशों के साथ संबंध थे। ठीक है, चाहे व्यापार का हो या तो देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही भारतीयों ने विदेश से संबंध स्थापित कर लिए थे। ये सिंधु घाटी सभ्यता के खुदाई के उपरांत जो मिले हैं मोहरों, उनसे पता चलता है कि उस समय भी विदेशों से व्यापार किया जाता था। इस तथ्य की पुष्टि हमारे आसपास पुरातात्विक प्रमाणों के अतिरिक्त साहित्यिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। तो मतलब पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर हम कर सकते हैं, कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है। बाद में यूरान और यूनान से भारत का संबंध बने। उसके बाद यूनान और भारत का संबंध बना। ठीक, इसकी पुष्टि साहित्यिक स्रोतों से होती है। साहित्यिक स्रोत के माध्यम से भारत का संबंध यूनान और ईरान से पता चलता है। यूनानी इतिहासकार कौन? हेरोडोटस के विवरण से यह पता चलता है या इस बात का स्पष्ट हो जाती है कि यूनानी प्रभाव में आने के पूर्व भारतीय ईरान का संपर्क आ चुके थे। ये इतिहासकारक है, यूनानी इतिहासकारक हेरोडोटस के विवरण से पता चल रहा है। ठीक ना, कि यूनानी प्रभाव में आने से पूर्व ही भारतीय ईरान के संपर्क में था। हेरोडोटस के अनुसार डेरियस प्रथम ने फारस के एक यूनानी सैनिक स्काइलैक्स को सिंधु नदी के मार्ग का पता लगाने के लिए भेजा था। कौन? ये हेरोडोटस के अनुसार बताया गया है कि डेरियस प्रथम ने उस समय यूनानी सैनिक स्काइलैक्स को सिंधु नदी का पता लगाने के लिए भेजा था। ठीक है, ये सारे यूनानी ईरानी हैं। ठीक, उसने सिंधु नदी से ईरान तक का जल मार्ग खोजा। किसने? ये यूनानी शासक स्काइलैक्स ने जो भेजा था पता लगाने के लिए, डेरियस प्रथम के द्वारा भेजा गया था ये यूनानी सैनिक स्काइलैक्स। ठीक है, सिंधु नदी और ईरान तक का जल मार्ग खोजा। ठीक है, इससे प्रेरणा लेकर हेकेटियस मिल्टस नामक दूसरे यूनानी यात्री ने एक भूगोल की पुस्तक लिखी, ये खोज से संबंधित यूनानी लेखक, जिसमें सिंधु प्रदेश का प्राचीन विवरण उपलब्ध है। अपनी हिस्टोरिका में भी हेरोडोटस भारत के विवरण किया है। हेरोडोटस के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है हिस्टोरिका, इसमें भारत के विवरण के बारे में हमें जानकारियां मिलती है। इसी प्रकार केरियस के विवरणों से भी भारत के विषय में जानकारी मिलती है। किस? हेरोडोटस ने लिखा है हिस्टोरिका। ठीक है, अंडरलाइन किया हुआ है, लिख लेंगे। सिकंदर के भारत आक्रमण के समय अनेक यूनानी लेखक भारत आए। किनके आक्रमण के समय? सिकंदर के आक्रमण के समय यूनानी लेखक भारत आए और उस समय यहाँ की स्थिति को लिखा। ये जो भारत आक्रमण जो हुआ था सिकंदर के समय, यूनानी लेखक आए थे और उस समय हमारे भारत की तत्कालीन स्थिति को लिखा। ठीक है, भारत पर सिकंदर के आक्रमण की बात इन्हीं लेखकों से ज्ञात होती है। कैसे ज्ञात होती है? इन्हीं लेखकों से। यूनानी लेखक आए थे जो भारतीय ग्रंथों में जो इसका उल्लेख नहीं मिलता है। इन लेखकों के मूल लेख उपलब्ध नहीं है, परंतु बाद के ग्रीक और लैटिन साहित्य
में इनका उल्लेख मिलता है, मतलब जिनका उल्लेख नहीं मिलता है ग्रीक या लैटिन साहित्य में, हम उसके विषय में पढ़ सकते हैं या जानकारियां मिलती है। लेखकों में एरिस्टोबुलस, निआर्कस, चारस, यूमेनेस, ओनेसिक्रिटस ये आदि प्रसिद्ध है। ये सारे कौन है? लेखक हैं। ठीक, एरिस्टोबुलस ने हिस्ट्री ऑफ द वॉर, एरिस्टोबुलस का जो लिखा गया पुस्तक है ये है, लिख लेंगे। ठीक है, लिखिए। ठीक, एनेसिक्रिटियस ने सिकंदर की आत्मकथा लिखी, यानी सिकंदर के बारे में जो पुस्तक लिखा गया वो ओनोसिक्रिटस ने लिखा। ठीक है, लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, सिकंदर के पश्चात यूनानी और रोमन लेखकों ने भारत पर लिखा। क्या लिखा? भारत के विषय में लिखा। इन लेखकों में सबसे प्रमुख सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज था। पूछा जाएगा कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कहाँ आया था? पाटलिपुत्र आया था, बहुत दिनों तक यहाँ रहा। कहाँ रहा? ये जो मेगास्थनीज थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और पाटलिपुत्र में बहुत दिनों तक रहा। अपनी पुस्तक इंडिका में उन्होंने पाटलिपुत्र नगर के बारे में लिखा, राजा के व्यक्तिगत जीवन, प्रशासनिक व्यवस्था, भारत की तत्कालीन अवस्था का वर्णन किया। यद्यपि इस ग्रंथ में अनेक अतिशयोक्ति है तथा चंद्रगुप्त मौर्य के समय अच्छी जानकारियां इससे मिलती है। किससे? ये जो मेगास्थनीज जो आए थे और उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के जीवन, व्यक्तिगत जीवन के बारे में, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में लिखे हैं। इनसे हमें भारत की चंद्रगुप्त मौर्य के समय की जानकारियां मिलती है। ठीक है, दुर्भाग्यवश इंडिका अपने मूल स्वरूप में उपलब्ध नहीं है, मतलब डैमेज हो गया होगा। बाद में लेखकों के उदाहरणों के आधार पर इसका संकलन संभव हो सका है, मतलब फिर बाद में इसको मैंने किया होगा। क्या किया होगा? संकलन। ठीक, अन्य लेखकों में यूनानी रोमन लेखकों में आता है स्ट्रोबो, डायोनीसियस, कार्टियस, डायोडोरस, सेलुलस, पोलिबियस, प्लानी, टलेनी इत्यादि प्रमुख है। ये सब क्या है? यूनानी लेखक एवं रोमन लेखक। प्लानी ने प्राकृतिक इतिहास, देख लीजिए, ये जो है अंडरलाइन किया हुआ ग्रीन में, येलो में, ये सारे महत्वपूर्ण है, तो इन्हें हम नोटबुक में लिखते जाएंगे कि किन लेखकों ने, या मतलब किन इतिहासकार ने कौन सी बुक लिखी। इसमें लिखा है प्लानी ने प्राकृतिक इतिहास या नेचर हिस्ट्री लिखा है। ठीक, टॉलमी ने भूगोल यानी ज्योग्राफी लिखी। ईसा की पहली शताब्दी में एक अज्ञात नाविक ने पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी नामक पुस्तक लिखी, जिससे भारत की पश्चिमी जगत के व्यापारिक संबंध स्पष्ट होता है। ये ईसा की पहली शताब्दी में एक नाविक ने लिखा है, जो नाव से समुद्री मार्ग से इधर से उधर जाते होंगे, खोज में, रास्तों का खोज, भारत का खोज या अमेरिका का खोज या सिंधु घाटी के मार्गों का खोज के लिए इधर आते थे भारत के संपर्क में। तो इन्होंने पुस्तक लिखा है पेरिपल्स ऑफ द एशियन सी। ठीक है, जो भारत के व्यापारिक संबंध का विवरण स्पष्ट करता है। हम देखेंगे, ये थे यूनान और रोमन के बारे में। अब देखते हैं चीनी और तिब्बती लेखकों के विवरण के बारे में। जिस तरह से यूनान और रोम के लोग हमारे यहाँ आते हैं, तो हमारे पड़ोसी मुल्क जो पढ़ते हैं चीन और यूनान, तिब्बत, ये लोग भी हमारे यहाँ
आते थे। ठीक है, यूनानी और रोमन यात्रा वृत्तांतों के ही समान चीनी और तिब्बती विवरण भी भारतीय इतिहास की जानकारी देती है। चीन और तिब्बत हमारे देश के नजदीक बॉर्डर के ही आसपास है। यहाँ से भी लोग राजदूत एवं वहाँ के विद्वान अ, हम्म, आते थे यहाँ के तत्कालीन धार्मिक राजनीतिक जीवन की अनुभव के लिए या विद्या ग्रहण के लिए भी नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला, विक्रमशिला इन सारे स्थानों पर अपने टाइम के अनुसार आए। ठीक है, तो देखते हैं कि सोमाचीन प्रथम चीनी लेखक हैं जिन्होंने लेखकों से भारत के विषय में जानकारी मिलती है। सोमाचीन प्रथम चीनी लेखक हैं जिसके माध्यम से हम भारत की जानकारी मिलती है। दूसरी प्रसिद्ध चीनी लेखक फाहियान है। फाहियान बहुत ही फेमस थे। वह 399 ईस्वी में भारत आया और लगभग 15 वर्षों तक रहे। इस दौरान उन्होंने बौद्ध विहार का भ्रमण किया। चीन वापस लौटकर उसने अपनी यात्रा को लिपिबद्ध किया। द ट्रेवल ऑफ फाहियान। फाहियान का जो बुक है उसका नाम है द ट्रेवल ऑफ फाहियान। ठीक है ना। फाहियान के विवरण से गुप्तकालीन इतिहास, समा सभ्यता, संस्कृति की अच्छी जानकारी मिलती है। इनसे फाहियान के पुस्तकों जो लिखा गया है यात्रा विवरण उनसे। ठीक है। दूसरा प्रसिद्ध चीनी यात्री हैंसोंग युआनचांग था जो 629 ईस्वी में भारत आया था। उसने भारत की प्रसिद्ध बौद्ध केंद्रों की भ्रमण किया। जनरली हम देखते हैं चीन और तिब्बती लेखक जो आए थे भारत, जो आए थे तो अधिकतर आए थे यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए बौद्ध धर्म के बारे में और इनके जानकारियां लेने के बारे में। ठीक। पश्चात देश के लेख रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड नामक पुस्तक में उन्होंने यात्रा का विवरण किया है। किसने? इन सारे ने, हैंसोंग ने या फाहियान ने। 7वीं शताब्दी के भारतीय इतिहास और संस्कृति विशेषकर हर्षवर्धन की जीवनी, उसके क्रियाकलाप, प्रशासनिक, धार्मिक, शैक्षणिक व्यवस्था आदि ग्रंथों पर प्रकाश पड़ता है। ठीक है। बाद में हुइली ने युआनचांग की जीवनी द लाइफ ऑफ हैंसोंग लिखी। किसने? हुइली ने। इससे भी 7वीं शताब्दी के भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। बाद में ईत्सिंग भारत आए। सबसे अंतिम आए ईत्सिंग। अनेक चीनी यात्रियों भी भारतीय आए, मतलब अनेक तीर्थयात्री भारत आए। उनके विवरण बहुमूल्य है। क्या के लिए? इसके विवरण भारत के विषय में बहुमूल्य जानकारियां उपलब्ध कराते हैं जिसके माध्यम से हम उन समय की तत्कालीन अवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। चीनी यात्री के समान तिब्बत यात्रियों के विवरण भी भारतीय इतिहास के पुनर्जागरण में सहायता सिद्ध होते हैं। मतलब जिस प्रकार से चीनी यात्री आए थे ठीक उसी प्रकार से हमारे देश के करीबी सीमा तिब्बत के लेखकों ने भी हमारे यहाँ आए थे और उन्होंने हमारे बारे में लिखा। ठीक है। तो तिब्बती लेखकों में सबसे प्रमुख लामा तारानाथ था। तारानाथ तिब्बत लेखक है। ठीक है। ये जो फाहियान है, अंचोंग, ये सब चीनी लेखक हैं। ठीक। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन है? उसकी पुस्तक बौद्ध धर्म का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ बौद्धिज्म, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। पूर्व मध्यकाल के इतिहास के बारे में अगर हम जानकारी जो मिलती है उसमें हिस्ट्री ऑफ बौद्धिज्म बुक के माध्यम से मिलती है। धर्म स्वामी के विवरण से भी 13वीं शताब्दी के इतिहास पर पर्याप्त जानकारी मिलती है। धर्म स्वामी के जो विवरण है उसके द्वारा 13वीं शताब्दी की जानकारी मिलती है। इसके विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि 13वीं शताब्दी के पूर्व नालंदा विश्वविद्यालय पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ था। यानी कि ये जो धर्म स्वामी जो आए थे 13वीं शताब्दी तक
ये नालंदा विश्वविद्यालय था जो नष्ट नहीं हुआ थे, उसके बाद हो सकता है हो गया होगा। तत्कालीन राजनीतिक इतिहास पर भी धर्म स्वामी की राजनीति यात्रा वृत्तांत पर प्रकाश पड़ता है। ठीक है। पढ़ेंगे हम। ये तो था चीनी और तिब्बती लेखक। ठीक, अब देखते हैं अरब और मुसलमान लेखकों का विवरण। मतलब उधर सऊदी अरब, उधर उधर इधर पूरब पश्चिम के लोग भी आते थे, और उधर के लेखकों का विवरण। 8वीं शताब्दी में अरबों की सिंध पर विजय के पश्चात अरब संसार से संबंध बढ़ा। जब भारत में सिंध आक्रमण हुआ 8वीं शताब्दी के लगभग या उसके पश्चात, तो वहां से अरब लेखक भी यहाँ पर व्यापारी व्यापारी के माध्यम से यहाँ आए। ठीक, अनेक व्यापारी यात्री अब भारत आने लगे। जाहिर सी बात है, जब किसी पर कब्जा होता है तो वहां हम जाते हैं और सारे लोग भी आते हैं। उस प्रकार से जब भारत पर आक्रमण हुआ, मुसलमानों का विजय हुआ, तब यहाँ पर यात्री आए। ठीक, उन लोगों ने भारत का वर्णन अपने लेखों में किया है। क्या किया है? लेखों में उनके द्वारा जानकारी मिलती है। ठीक है। तुर्की आक्रमण के समय से भी अनेक मुसलमान लेखक भी भारत आए। तुर्की आक्रमण जब हुआ उस समय भी आया अरब मुसलमान, जब सिंध विजय के पश्चात भी भारत में मुसलमान लेखक आए। ठीक है, जिन्होंने यहाँ की स्थिति का वर्णन किया। ऐसे लेखकों में सबसे महत्वपूर्ण है अलबरूनी। अलबरूनी जो है अरब के लेखक हैं। ठीक है, उसने ताहिके हिंद जो पुस्तक लिखा है, ये 11वीं शताब्दी में भारत का इतिहास का वर्णन किया है। ठीक है, 11वीं शताब्दी के बारे में। अलबरूनी के अतिरिक्त अल विलादुरी, सुलेमान, मिन्हाजुद्दीन, आलमसूदी, फरीसदा तथा मार्को पोलो के विवरण से भी पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। ये सारे अरब लेखक थे अलबरूनी। इनके पुस्तक ताहिके हिंद, जिसमें 11 शताब्दी के भारतीय इतिहास का वर्णन मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो हमारे इतिहासकारक थे या साहित्यिक स्रोत थे, इन सारों को पढ़ने के बाद कुछ कुछ तिथि क्रम का या कुछ सीक्वेंस ना होने के वजह से कुछ त्रुटियां मिलती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि साहित्यिक स्रोत की त्रुटि एवं पुरातात्विक स्रोतों का महत्व। इससे पहले हम पढ़ रहे थे इतिहास कारकों, इतिहास के विवरण को प्रस्तुत करने के लिए जो यहाँ पर यात्री आए थे उनके विषय में, और उन्होंने अपने क्या राय दी है। ठीक है, उन्होंने अपने पुस्तकों में क्या लिखा, उन सबों को देखने के बाद अभी हम देखते हैं साहित्यिक स्रोत में कुछ त्रुटियां हैं। ठीक है, तो जो खुदाई हुआ है उसमें पुरातात्विक स्रोत जो है उसके आधार पर हम भारतीय इतिहास का वर्णन करेंगे कि इसमें कहाँ तक सही है। तो पुरातात्विक स्रोतों का यहाँ ज्यादा महत्व दिया गया है। थिकनेस ऑफ लिटरेसी सोर्स एंड इम्पोर्टेंट ऑफ आर्कोलॉजिकल सोर्स। महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत का अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखते हैं साहित्यिक स्रोतों में यद्यपि अनेक महत्वपूर्ण विवरण और घटनाओं का ज्ञात प्राप्त होता है, घटनाओं और विवरणों का ज्ञात प्राप्त होता है, तथापि सिर्फ इसके आधार पर निरपेक्ष ढंग से भारतीय इतिहास की रचना नहीं की जा सकती। मतलब बोल रहा है कि उसके आधार पर हम भारतीय इतिहास की रचना नहीं की कर सकते हैं। ठीक है, साहित्यिक ग्रंथों में अनेक त्रुटियां हैं। बोल रहा है कि त्रुटि है, जाहिर सी बात है, जब हम भी बुक लिखते हैं कुछ कुछ गलत लिख देते हैं या नोट्स बनाते हैं, तब ठीक उसी प्रकार से ग्रंथों में भी कुछ कुछ त्रुटियां हुई होंगी। देशी साहित्य में तिथि क्रम का अभाव है। जो देश में जो लिखा गया, भारत देश में तिथि का
मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, काल निर्धारण की समस्या सबसे विकट है, मतलब कब लिखा गया है वो नहीं है। ठीक है, अधिकांश ग्रंथ धार्मिक भावना या पूर्वग्रह से प्रेरित होकर लिखे गए, मतलब अधिकांश ग्रंथ जो लिखा गया धर्म से प्रेरित होकर लिखा गया, उसके विवरण भी अंतरंजित है, मतलब कुछ सटीक नहीं है। साहित्यिक स्रोतों में स्तरीकरण की भी समस्या है। इस प्रकार ऐतिहासिक ग्रंथों में जो विवरण उपलब्ध होता है उन्हें समस्त भारत की इतिहास की जानकारी के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता। साहित्यिक विवरण साहित्यिक ग्रंथों में जो हमें मिलता है इतिहास की जानकारी में उपयोग में नहीं ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि वे किसी विशेष क्षेत्र की जानकारी सामान्यतः प्रदान करते हैं, अतः साहित्यिक साधनों से प्राप्त जानकारी निष्पक्ष नहीं कहे जा सकते हैं। मतलब ये जो बुक जो लिखा गया है किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र के बारे में लिखा गया होगा, जिसके बारे में हम पूरा भारत के बारे में जानकारियां प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में हम जो है खुदाई में जो पुरातात्विक साहित्य साक्ष्य मिले हैं इनका सहारा लेते हैं और इनके काल काल का निर्धारण करते हैं। ठीक है, जो उतना विकट नहीं है लेकिन फिर भी हम अपनी साइंस टेक्नोलॉजी के माध्यम से देख सकते हैं कि उस समय क्या टाइम था और क्या सिचुएशन थी। ठीक है, इससे प्राप्त जानकारियां धार्मिक भावना से प्रेरित नहीं है। ठीक है, अतः साहित्यिक स्रोत की अपेक्षा पुरातात्विक सामग्री निरपेक्ष इतिहास लेखन से ज्यादा उपयोगी सिद्ध होती है। मतलब जो पुरातात्विक वस्तुएं मिले हैं इनके आधार पर साहित्यिक स्रोत है उनसे ज्यादा महत्व दिया गया है। पुरातात्विक स्रोत भी अनेक प्रकार के हैं। ये जो बोल रहा है कि पुरातात्विक स्रोत जो खुदाई के दरमियान हमें मिलते हैं उनमें जो सामग्री मिलते हैं तो मिलते हैं सिक्के मिलते हैं, मतलब आजकल की तरह जो पैसों का प्रचलन उस समय में भी था, तो उस समय जो सिक्के बनाए जाते थे आहत मुद्राएं, ठीक है, अभिलेख, बड़ा सारे पत्थरों पर जो खुदाई करके लिखा जाता था अभिलेख, प्राचीन स्मारक स्मारक मूर्तियां कुछ ऐसा बनाया गया होगा, कलाकृतियां मतलब एलोरा की गुफाएं या अन्य जगह हम देखते हैं जहाँ देखने के लिए बहुत सारे यक्ष यामिनियों की मूर्तियों के साथ साथ पशुओं एवं देवी देवताओं की मूर्तियों का जो निर्माण किया गया है। ठीक है, ये सारे प्रमुख हैं सिक्के, अभिलेख, प्राचीन स्मारक एवं कलाकृतियां। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे, देखते हैं पुरातात्विक स्रोत के ये जो प्रमुख सामग्री प्राप्त होते हैं तो उनमें जो हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, उत्खननों से प्राप्त सामग्री मतलब खुदाई में जो प्राप्त होते हैं, सिक्के हों, अभिलेख हों या प्राचीन स्मारक हों, इन सबों का ठीक अध्ययन करेंगे। उत्खननों से प्राप्त सामग्री के आधार पर अनेक प्राचीन स्थानों में वहां की व्याप्त सभ्यता संस्कृति का पता लगता है। ठीक है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी जानते हैं, वहां पे उत्खनन के बाद ही 19वीं 20वीं शताब्दी में भारत में जो उत्खनन हुए उससे भारतीय प्रागैतिहासिक एवं ऐतिहासिक काल के पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। उत्खनन जब हुआ, जब खुदाई हुई 19वीं और 20वीं शताब्दी में, तो प्राचीन भारत के बारे में हम जानकारियां प्राप्त करते हैं। उदाहरण स्वरूप हड़प्पा का ज्ञान उत्खनन के पश्चात ही हो सका। इसी प्रकार पाटलिपुत्र, वैशाली, चिरांद, चंपा, विक्रमशिला, नालंदा, मथुरा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर आदि स्थानों की खुदाई, उनसे प्राप्त मिट्टी के बर्तनों, ईंटों का व्यवहार, धातु, पत्थर, कांच इत्यादि के सामानों के आधार पर उक्त स्थल विशेष पर किसी निश्चित स्थान में प्रचलित सभ्यता का पता आसानी से लगाया जा सकता है। ठीक है, मतलब उस समय क्या स्थिति थी इन सारी चीजों के बारे में, जनजीवन के बारे में,
ठीक है, धातु के बारे में एवं अन्य उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर पाषाण काल के विभिन्न चरणों तत्कालीन पाषाणिक ताम्र पाषाणिक काल विभिन्न संस्कृतियों तथा इतिहासकालीन भौतिक जीवन की प्रामाणिक जानकारियां मिलती है। किनसे? उत्खनन से जो मिलता है, जब कहीं खुदाई होता है तो वहां पर बहुत सारे वस्तुएं मिलते हैं। उन सारे वस्तुओं को जब हम कार्बन 14 पद्धति का सहारा जब लेते हैं कि ये कितना पुराना है, तब पता चलता है कि ये क्या है, नहीं है, और क्या इसकी महत्वपूर्ण योग्यताएं हैं। ठीक है, अन्य वैज्ञानिक प्रक्रियाओं की सहायता से भी भौतिक जीवन की जानकारी मिलती है। इस सामग्री के आधार पर मानव के वास्तविक भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त होता है। साहित्यिक स्रोत के विपरीत इसमें अतिशयोक्त या पूर्वाग्रह की मात्रा नहीं के बराबर होती है। मतलब जो ग्रंथ लिखे गए हैं साहित्यिक स्रोत, उसमें एक हम अनुमान लगाते हैं, लेकिन इसमें जो पुरातात्विक साक्ष्य जो मिलते हैं, ये सटीक विवरण प्रदान करता है। ठीक है, वही इसमें बताया गया है। चलिए अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे। अभिलेख पुरातात्विक स्रोतों में दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है क्या? अभिलेख। भारत में अनेक अभिलेख मिले हैं। कुछ अभिलेख भारत से बाहर भी पाए गए हैं, जिसमें भारतीय इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। उदाहरण के लिए एशिया माइनर का बोगज कोई अभिलेख अनेक वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र आदि का उल्लेख मिलता है। किसमें? एशिया माइनर का बोगज-कोई अभिलेख में। ठीक है, सुमेर कहाँ है? मेसोपोटामिया या इराक से। यहाँ प्राप्त मिट्टी के उत्कीर्ण मोहरों से भारत की कहाँ? सिंधु घाटी, सुमेर के व्यापारिक संबंधों का पता चलता है। यहाँ जो मुहर मिले हैं, इन मुहरों से भारत की सिंधु घाटी में जो व्यापार होता था उसका पता चलता है। ठीक है, भारतीय अभिलेखों की श्रेणी बहुत बड़ी है। ये अधिक पत्थरों या ताम्र पत्रों पर उत्कीर्ण है। अभिलेख है पत्थर और तांबे का जो पतला सा तांबा का प्लेट जैसा है, उसे ताम्र पत्र कहते हैं। उस पर लिखा गया है, ऐसा लिखा है इसमें। ठीक, अनेक अभिलेख मूर्तियों पर तथा मंदिर की दीवार पर खुदवाए गए हैं। उस समय में मंदिरों एवं दीवार पर खुदवा दिए जाते थे, क्योंकि वो यहाँ पर लोग अधिकतर आते जाते थे और देखते थे। ठीक है, मोहरों पर भी अनेक लेख मिले हैं। सिर्फ सिंधु घाटी की सभ्यता से ही मोहरों का उत्खनन अनेक अभिलेख मिले हैं, जिन्हें दुर्भाग्य से संतोषप्रद ढंग से नहीं पढ़ा जा सकता। सिंधु घाटी सभ्यता के जो मोहर मिले हैं उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सकते। ठीक है, दुर्भाग्य की बात है। ऐतिहासिक काल में सबसे प्राचीन अभिलेख मौर्य शासक अशोक की है। अशोक का जो ये अभिलेख है सबसे पुराना है। ठीक है, जो गुफाओं, शिलाओं, स्तंभों पर उत्कीर्ण है। गुफा में, शिलाओं में, पत्थरों पर, स्तंभों में, पिलरों पर उत्कीर्ण है। ठीक है, इससे अशोक के राज्यकाल की प्रमुख घटनाएं जैसे कलिंग युद्ध, महामांत्रों की नीति, प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन, सुधार इत्यादि की जानकारियां मिलती है। किनसे? अशोक का ये जो शिलालेख है उनसे, उनके राज्य के प्रमुख घटनाओं की जानकारियां मिलती है। किनसे? शिलालेख से। ठीक है, कलिंग के शासक खारवेल का ये जो अभिलेख है, ये है हाथी गुफा अभिलेख। ठीक ना, इसको लिख लेंगे। मिलिंद का रेह अभिलेख, रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख, कलिंग एवं अन्य कुषाण शासकों का अभिलेख भारतीय इतिहास की अनेक विस्तृत घटनाओं से हमारा परिचय कराता है। जो हरा में है कलिंग खारवेल का अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख। ठीक, मिलिंद का रेह अभिलेख, रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख, ये सारे अभिलेख हैं जिनसे हमारे भारतीय इतिहास संस्कृति का हमसे
जानकारी मिलती है। ठीक, इसी प्रकार समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, राजा चंद का महरौली अभिलेख, स्कंदगुप्त का भिटारी अभिलेख और हर्षवर्धन का मधुबन या बांसखेड़ा अभिलेख, पाल शासकों का अभिलेख, दक्षिण भारत के सातवाहनों, चोलों, चालुक्यों, राष्ट्रकूटों आदियों का अभिलेख से राजनीतिक इतिहास के अतिरिक्त प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। सबके सामने अपना अपना राजा का नाम और उनका अभिलेख लिखा गया है, सब लिख लेंगे। ठीक है। गुप्त काल की भूमि व्यवस्था की जानकारी अभिलेख के माध्यम से ही मिलता है। ठीक ना, इसमें ये लिखा है। इन अभिलेखों की प्रामाणिकता एवं उपयोगिता इसलिए बढ़ी जाती है, बहुत से अभिलेख में इन्हें जारी करने वाले शासकों, पदाधिकारियों, व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है। अभिलेख में कौन शासक था, कब किया गया, ठीक है, मिल जाता है, इसलिए प्रमुख है। अभिलेखों में तिथि रहने से काल निर्धारण की समस्या भी नहीं रहती है। जहाँ तिथि नहीं है वहाँ लिपि के आधार पर काल निर्धारण किया जा सकता है। जहाँ पर तिथि अंकित नहीं है तो उसमें जो लिखा गया लिपि है उसके आधार पर पता लगा लेते हैं कितना पुराना है। ठीक है। अभिलेखों से अनेक साहित्यिक विवरणों की पुष्टि होती है। हड़प्पा कालीन अभिलेख के भी प्राचीनतम अभिलेख अशोक का है। यहाँ बताया गया है कि हड़प्पा काल का जो अभिलेख है उससे भी पुराना है राजा अशोक का अभिलेख। ठीक। आरंभिक अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है। कौन सी भाषा में? प्राकृतिक भाषा में। बाद में संस्कृत एवं अन्य भाषाओं जैसे तमिल, तेलुगु इत्यादि में अभिलेख लिखे गए बाद में। ठीक। अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। यह लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी गई है। ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है बाएं से दाएं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आता है ऑब्जेक्टिव में कि ब्राह्मी लिपि कैसे लिखी जाती है, तो लिखी जाती है बाएं से दाएं। ईसा की प्रथम शताब्दी में खरोष्ठी लिपि का व्यवहार हुआ। पूछा जाएगा खरोष्ठी लिपि का व्यवहार कब हुआ है, तो ईसा की प्रथम शताब्दी में। ठीक। यह दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि जो लिखी जाती है दाएं से बाएं की ओर। ठीक है। उत्तरी पश्चिमी सीमा से प्राप्त अशोक के कुछ अभिलेख अरमाइक लिपि में भी पाए गए हैं। अभिलेखों की विभिन्न श्रेणियां भी है। कुछ अभिलेख राज शासन के संबंध में है। अभिलेख अरमाइक लिपि में जो पाया गया है उत्तर पश्चिमी सीमा पर, ये जो है राज्य शासन से संबंध में कुछ प्रशस्तियां विद्यमान है। ठीक है, जिसमें अभिलेख दान संबंधी है। अशोक का जो कार्यकाल रहा है उसके समय में जो दान पुण्य किए गए हैं उनका अभिलेख, मतलब अभिलेख संबंधी जो मिले हैं वो मिले हैं उत्तरी पश्चिमी सीमा में। ठीक है। भूमिदान एवं भूमि हस्तांतरण संबंधी अभिलेख भी बड़ी संख्या में पाए गए हैं। मतलब भूमि किनको प्रदान किया गया है या किसको दिया गया है, इसकी भी अभिलेख बड़ी संख्या में पाई गई है। ठीक है। गुप्त काल में भूमि अनुदान से संबंधित अभिलेखों की बड़ी संख्या है। गुप्त काल के समय भूमि जो वेतन के रूप में प्रदान किए जाते थे बड़ी संख्या में पाए गए हैं। ठीक है। इससे भूमि व्यवस्था और प्रशासन पर महत्व प्रकाश पड़ता है। इन अभिलेखों के माध्यम से हम जानते हैं कि गुप्त काल में भी अनुदानों के लिए भूमि प्रदान किया जाता था। ठीक है। तो ये तो हम अभिलेख के बारे में पढ़े हैं।
अब अभिलेख जहाँ जहाँ तक मिला होगा उससे ये भी तय होता है कि इनका राज्य सीमा यहाँ से यहाँ तक थी, इस समय कौन सी भाषा का उपयोग होता था, किन विषय वस्तु के बारे में लिखी गई है, कौन सी लिपि कब आई, बाद में कौन आया, इन सारी वस्तुओं को हम देखते हैं। जैसे संस्कृत और अन्य भाषाएं, तेलुगु, ये सब बाद में भी लिखे गए हैं। ठीक है, खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि, ये सब लिखे गए हैं, सब अंडरलाइन किया हुआ है, देख लेंगे। ठीक ना, ब्राह्मी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। ठीक, और खरोष्ठी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है ब्राह्मी लिपि, और दाएं से बाएं लिखी जाती है खरोष्ठी लिपि। ठीक, अब हम पढ़ेंगे सिक्कों के बारे में। कॉइन, आजकल के सिक्के में भी जो सिक्का है उसमें भी देखते हैं एक तरफ निशान रहता है कि कितना रुपया है, दूसरी तरफ रहता है सिंबल बना हुआ। ठीक उसी तरह से उस समय में भी थे, जिससे हम उनकी राजनीतिक प्रशासनिक बातों का पता लगाते हैं। ठीक है, सिक्के से भी भारतीय इतिहास लेखन में सहायता मिलती है। सिक्के से आर्थिक इतिहास के अतिरिक्त राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक मत मत की बातें का भी पता चलता है। काल निर्धारण में भी सिक्के हमारी महत्वपूर्ण सहायता करते हैं। भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के पंचमार्क कॉइन के रूप में विख्यात हैं। इन पर अभिलेख नहीं होते हैं, ये अधिकतर तांबे या चांदी के बने होते हैं। तो यहाँ आएगा कि पंचमार्क जो कॉइन है क्या बना रहता है, ये रहता है तांबा या चांदी के। ठीक, इन पर चिन्ह अंकित रहते हैं। कैसा चिन्ह अंकित रहता है वह देखते हैं। ऐसे सिक्के का प्रचलन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हुआ। हिंद यूनानी के आगमन के समय सिक्कों का स्वरूप में भी परिवर्तन आया। हिंद यूनानी जब आए तो सिक्का का स्वरूप मतलब आकार प्रकार बदल गया होगा। इन पर राजाओं के नाम और उनकी उपाधि को भी उत्कीर्ण किया जाने लगा। शासकों की धार्मिक भावनाओं और उसकी व्यक्तिगत अभिरुचियों को सिक्कों पर दर्शाया गया। ठीक है, अब सोने के सिक्के भी जारी किए गए। सिक्के पर धार्मिक भावना एवं शासन व्यवस्था से जुड़े चिन्हों को भी अंकित करने लगे। ठीक है, सिक्कों की प्राप्ति स्थल स्थान के आधार पर राजा की सीमा को तय करते हैं, या मतलब सहायता मिलती है कितना तक उसका होगा। ठीक है, यूनानी शकों, पार्थियनों, कुषाणों और गुप्त शासकों के सिक्के बड़ी संख्या में प्राप्त हुई है। अनेक रोमन सिक्के भी भारत पाए गए हैं, जो भारत और रोम व्यापारिक संबंधों को प्रमाणित करते हैं। जो रोमन सिक्के भारत में पाए जाते हैं, इससे पता चलता है कि भारत और रोम के मध्य व्यापारिक संबंध थे। ठीक है, गुप्त काल के पश्चात सिक्कों की संख्या कम हो गई, परंतु उत्तर मौर्य काल से गुप्त काल तक के इतिहास की जानकारी सिक्कों की सहायता से प्राप्त की जा सकती है। गुप्त काल के बाद सिक्के की संख्या कम गई। ठीक है, तो उत्तर मौर्य काल तक की जानकारी हमें सिक्कों के माध्यम से मिल जाते हैं। विगत अनेक वर्षों में गुप्त काल के बाद थोड़े सिक्के मिले हैं, लेकिन महत्वपूर्ण शासकों और राजवंशों जैसे हर्षवर्धन, पाल शासकों के सिक्के अभी तक नहीं मिले हैं। ईसा की आरंभिक सदी के सिक्का ढालने के सांचे भी बड़ी संख्या में मिले हैं। सिक्का बनाया जाता होगा ढालने वाला, बड़ी संख्या में मिले हैं। सिक्के के अनेक सोने के सिक्के सर्वाधिक संख्या में गुप्त काल में जारी किए गए। ठीक है, सबसे ज्यादा जो सोना का सिक्का जो बना वो बना गुप्त काल के समय में। ठीक है, सोने का सिक्का कब बना, गुप्त काल के समय में। ठीक, शासकों, गणतंत्रों एवं नगरों के सिक्के के अतिरिक्त व्यापारिक निगमों द्वारा भी सिक्के जारी किए जाते थे। मतलब शासक तो करते ही थे, साथ में व्यापारी भी करते थे। ठीक, इससे अनुमान लगाया जाता है कि प्राचीन भारत में स्थानीय इकाइयों को भी
प्रशासन में महत्व दिया जाता था। मतलब इसके माध्यम से हम जानते हैं कि जो स्थानीय इकाइयाँ थी उनका भी सिक्के जारी करने में महत्वपूर्ण योगदान रहता था। ठीक, अभिलेख के बाद सिक्के पढ़ लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं स्मारक के बारे में। स्मारक, प्राचीन स्मारकों से भी इतिहास के पुनर्जागरण की सहायता मिलती है। प्राचीन भवनों, मंदिरों, गुहाओं के अवशेषों, मूर्तियों इत्यादि के आधार पर किसी युग विशेष की संस्कृति एवं कला का आसानी से पता लगाया जा सकता है स्मारक के माध्यम से। ठीक है, मंदिर, भवनों, गुहाओं का अवशेष, मूर्तियों इत्यादि के आधार पर ठीक उस समय की कला संस्कृति के बारे में जान सकते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, तक्षशिला, मथुरा, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र इत्यादि के स्थानों से प्राप्त भवनों के अवशेष के आधार पर नगर निर्माण शैली का अंदाजा लगा सकते हैं। ये जो पाटलिपुत्र है, मोहनजोदड़ो, तक्षशिला है, मथुरा है, उनके भवन के स्ट्रक्चर को देखकर हम उस समय के नगर निर्माण और शैली का अंदाजा लगा लेते हैं कि उस समय कितना विकसित था। ठीक, इस प्रकार नालंदा एवं विक्रमशिला के खंडहरों से भी इन स्थानों की गरिमा प्रकट होती है। नालंदा एवं विक्रमशिला के खंडहर, तक्षशिला और मथुरा से प्राप्त मूर्तियों के आधार पर गांधार और मथुरा कला की जानकारियां मिलती हैं। गांधार कला और मथुरा कला की ये जो मूर्ति है इनमें बहुत कुछ देखने और सीखने को मिलती है। ठीक है, सांची भरहुत के स्तूप, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, बाकी गुफाएं दक्षिण भारत के मंदिर प्राचीन शिल्पकला, मूर्तिकला और चित्रकला के विषय में प्रकाश डालते हैं। कौन? ये बाकी गुफाएं के विषय में बताया गया है। ठीक ना, साथ में भरहुत के स्तूप, अजंता, एलोरा की गुफाएं भी देखने पर हमें बौद्ध धर्म और उनसे अन्य धर्मों से जुड़े बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती है। ठीक, उपयुक्त विवरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय इतिहास की जानकारी के विविध साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोत हैं। प्रत्येक प्रकार के स्रोत का अपना अलग अलग महत्व है। इससे किसी भी स्रोत पर विशेष बल देने एवं दूसरे की अपेक्षा करने पर सही इतिहास की जानकारी नहीं हो सकती। तुलनात्मक दृष्टि से पुरातात्विक प्रमाण अधिक प्रमाणित होने के बावजूद भी पूर्ण नहीं है। इसलिए दोनों प्रकार के स्रोतों के आधार पर निष्पक्ष इतिहास की रचना की जा सकती है। इसके माध्यम से हम देखते हैं यहाँ जो लिखा गया है कि भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत में जो हम पढ़ते हैं देशी साहित्य, ब्राह्मण ग्रंथ या बौद्ध जैन धर्म ग्रंथ के बारे में, इन सबों के माध्यम से हमें भारतीय सभ्यता, संस्कृति, आर्थिक जीवन एवं उनके क्रियाकलापों के विषय में हमें जो प्रमुख जानकारियां मिलती हैं, जैसे अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा जो लिखा गया है, राजतरंगी, कश्मीर की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, साथ ही हम उन अभिलेखों एवं तीर्थयात्री के द्वारा प्रस्तुत विवरणों से हमें भारतीय इतिहास की प्रमुख जानकारियां प्राप्त होती हैं। साथ ही ये जो उत्खनन से उपलब्ध वस्तुएं जो हमें मिलते हैं, सिक्के हों या खंडरों हों, इन सारे स्रोतों के माध्यम से भारतीय इतिहास के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी मिलती है। और उन समय नगर का निर्माण, उनकी तत्कालीन अवस्था, मूर्तिकला, इन सारी चीजों के माध्यम से हम भारतीय इतिहास के उन बहुमूल्य जानकारियां को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आज तक के सेशन में जुड़ने के लिए आप सबों को तहे दिल से धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे और
नए चैप्टर्स जो बच गए हैं। ठीक है, थैंक यू।